आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 38 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्ते 39 मुलाहिज़ा फरमाएं। अंदर में जो कुछ कहता रहा था वो नोटिस की सूरत में बाहर कलम बंद होता रहा था। स्टेनो ने आड़ी तिरछी लकीरों को पढ़ते हुए मुझसे मजीद बहुत से सवालात किए और फिर टाइप राइटर पर कागज चढ़ाकर टाइपिंग में मसरूफ हो गया। बयान की तैयारी के बाद शनाख्त का मरहला आया जो शनाख्ती कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने हल कर दिया और यूं 1.5 घंटे बाद मुझे वहां से वापसी की इजाजत मिल गई। बाहर निकलते हुए मैं सोच रहा था कि पुलिस के मुलव्विस होने की वजह से मेरे लिए उलझनें बढ़ गई थी, जिन्हें नजरअंदाज करके मैं पुलिस की मुखासमत मोल ले सकता था। उस सेंट्रल पुलिस ऑफिसर से मिलकर मुझे एक ही फायदा हुआ था कि बालों की रंगत में तब्दीली की एक खामी सामने आ गई थी। करीब से कोई और भी महसूस कर सकता था। कोतवाली से निकलकर मैं अपनी फैक्ट्री के मामलात से मुताल्लिक कानूनी मशीर की तरफ हो लिया। उससे मेरी खासी बेतकल्फी थी, लेकिन वो आवाज सुनकर भी फौरन मुझे न पहचान सका। रस्मी गुफ्तगू के बाद मैंने मन्नो अन वही कहानी उसके सामने तुरा दी जो मैं कोतवाली में सुना चुका था। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि एसपी से मिल लिए। मेरी खामोश होने पर उसने कहा, मामला पेचीदा है, इसमें तुम्हारी कम अज कम एक हाजिरी जरूरी थी। बस अब तुम मुख्तारनामे पर दस्तखत कर दो, बाकी मामलात मैं खुद देख लूंगा। मेरा एक साथी ऐसे ही मामलात हाथ में लेता है और मतीन बेचारे का क्या होगा। मेरा वास्ता तो नहीं पड़ा, लेकिन बार में सुना है कि मौजूदा एसपी बहुत माकूल आदमी है। हो सकता है कि तुम्हारे निकलते ही उसने फोन पर मुतलका थाने को हदायत जारी कर दी हो। इंश्योरेंस का किस्सा भी तुम ही को निपटाना होगा। मैंने कहा, ओह तुम फिक्र न करो, मैं कल ही मतीन से पॉलिसी मंगवा कर देख लूंगा। उसी के मुताबिक सर्वे करवा कर क्लेम दाखिल कर दूंगा। सर्वे भी बस रस्मी सा होगा, क्योंकि वहां जले हुए मकान के ढांचे के अलावा बचा ही क्या होगा। आग लगने के बाद तुम गए थे उधर। मैं खौफजदा अंदाज में हंस पड़ा। फितरी रद्द-ए-अमल तो यही होना चाहिए था और शायद नामालूम ब्लैक मेलर भी वहां मेरा मुंतजिर रहा हो। उसी खौफ से मैंने उधर का रुख नहीं किया। तुम कारोबारी लोग वाकई बहुत डरपोक होते हो, उसने कहकर मारकर कहा, जुर्म के मुकाबले के बजाय कीमत अदा करने को तैयार रहते हो। और शायद तुम ही लोगों की वजह से मुल्क में रिश्वत की वबा फैल रही है। ये तो सरासर इल्जाम है। मैंने एहतिजाज किया, इल्जाम नहीं हकीकत है। सरकारी अहलकार मनमानी कानूनी तावीलें निकाल कर तुम्हें ब्लैकमेल करते हैं और तुम बड़े नुकसान के डर से उन्हें चैलेंज नहीं कर पाते। उनकी जेब गर्म करके काम निकाल लेते हो। रफ्ता रफ्ता ये उनकी आदत बन गई है। अब तो शायद बेशतर अहलकार उन कानूनी मोशगाफियों के हाफिज हो चुके हैं जिनके सहारे तुम्हारी दुखती रगें दबाई जा सकती हैं। ये किसी एक तबके का नहीं, पूरे मुआशरे का कसूर है। सिर्फ कारोबारी तबके को तुम इल्जाम नहीं दे सकते। असल मुल्जिम वही है, क्योंकि सरकार से सबसे ज्यादा ताल्लुक इसी तबके का होता है। थोड़ी देर बाद उसकी तकरीर खत्म होते ही मैंने उसका दफ्तर छोड़ दिया। गजाला का घर मेरे लिए एक बेहतर और महफूज ठिकाना था, लेकिन वहां रहने में कुछ उलझनों का अंदेशा भी सर उभारने लगा था। एक तरफ A2 मेरी राह पर लगा हुआ था, दूसरी तरफ कासिम की तरफ से भी मैं मुतमईन नहीं था। वो फितरत के एतबार से लालची और खुदगर्ज साबित हुआ था और मुझे डर था कि वो मुझे धोखे में रखकर फंसवाने की कोशिश करेगा, ताकि A2 की खुशनुदी हासिल करके तंजीम के मकामी ढांचे में मेरा छोड़ा हुआ मनसब हासिल कर सके और यूं A2 के साथ रहते हुए अपने माल की नकासी की राह भी हमवार कर सके। वो उन लोगों में से था जो अपनी जात के सिवा किसी के वफादार नहीं होते। उसे ना मुझसे कोई हमदर्दी थी, ना वो A2 का खैर ख्वाह था, लेकिन कासिम का अपना मफाद उसी में था कि वो मुझे छोड़कर A2 से जा मिले। तीसरा मसला पुलिस की सूरत में सामने आ गया था। बज़ाहिर मैंने खुद को पुलिस की पुरपेच और सबर आजमा कार्रवाइयों से महफूज कर दिया था, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता था कि वो कब मेरा रुख कर बैठे। ऐसी सूरत में मेरी वजह से गजाला का मकान उनमें से किसी की निगाहों में भी आ सकता था और यूं गजाला के लिए खतरा जन्म ले सकता था, क्योंकि मेरे साथ तुकीर पूरी शद्दोमत के साथ इस लड़की की भी तलाश में था जो मेरे साथ लाहौर गई थी। अपने दिफा के साथ गजाला का तहफ्फुज़ शायद मेरे लिए दुश्वार तर हो जाता और मैं बुरी तरह A2 की गिरफ्त में आ जाता। लिहाजा बेहतर यही था मैं फौरी तौर पर अपना ठिकाना तब्दील कर लेता। उस मामले में शहर में वाकई मशहूर होटल मेरे लिए मखदूश हो सकते थे। लिहाजा मैंने एयरपोर्ट के नवाह में वाकई एक होटल को तरजीह दी और उसी तरफ रवाना हो गया। होटल में मफरूजा नाम से कमरा हासिल करने के बाद मैंने वहीं से गजाला को फोन किया तो मेरे बारे में तशवीश में मुब्तला थी। सुल्तान शाह बाहर निकलने की फिक्र में है। मेरी रुदात सुनने के बाद उसने मुझे बाखबर किया। उसे मैं बमुश्किल घर में रोक सकी हूँ। बाहर क्या काम है उसे? मैंने तहय्युर अमेज लहजा में सवाल किया। वो कासिम की तरफ से बहुत ज्यादा बदसन है, कहता है कि मैं दिलावर को उसके कब्जे से निकाल लाऊंगा। अजीब अहमक आदमी है, हमें क्या फायदा होगा उससे? मैंने उसीले लहजा में कहा। उसकी मुंतिक ही निराली है कि हमें फायदा हो या ना हो, कासिम को जबरदस्त नुकसान होगा और उसकी मनसूबाबंदी धरी रह जाएगी जो वो अपना माल बाजार में लाने के लिए कर रहा है। उसे कहो कि फिलहाल सब्र करें, जब तक A2 शहर में है हमें मोहतात रहना होगा। कासिम के बारे में हमारे जहन में सिर्फ शुबहात हैं। जब तक वो अपने रवैये से उन शुबहात की तस्दीक न कर दे, हमें बिला वजह नया महाज खोदने से गुरेज करना चाहिए। इस दौरान में वो जिस्मानी तौर पर भी संभल जाएगा। गजाला हंस पड़ी। यही तो सबसे बड़ी खराबी है, वो अपनी तकलीफ पर बुरी तरह झुंझलाया हुआ है। उस तस्करे पर ही भड़क उठता था और कह रहा था कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। मौका मिला तो मैं रात में चक्कर लगाऊंगा। बोलता बहुत कम है, लेकिन मेरी हदायत के खिलाफ अमल नहीं करेगा।
उसे बता देना कि तुम्हारी मुझसे बात हो चुकी है। डैडी कामरान को देखने के लिए अस्पताल जाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। ये तुमने बहुत अच्छा किया, मैंने उसकी बात काटकर तहसीन अवेज लहजे में कहा। हालात का ये रुख मेरी निगाहों से बिल्कुल ही ओझल था। हमें कुछ दिन के लिए कामरान से दूर ही रहना होगा। क्यों? उसने मासूमाना लहजे में सवाल किया। मैंने तो डैडी को बस इस्तरारी तौर पर उतर जाने से रोक दिया था। मेरे जहन में कोई खास बात नहीं थी। यही बात तो मुझे पसंद है, मैंने हंसते हुए कहा। मुझे लगता है तुम्हारे लाशौर में कोई ताकतवर रेडार लगा हुआ है जो तुम्हें आने वाली मुश्किलात से खबरदार कर देता है, और तुम शऊरी तौर पर किसी खतरे से वाकिफ हुए बगैर इस मुश्किल का तोड़ कर लेती हो। चाहे तुम्हें याद नहीं कि कामरान को अकबर की इलाजगाह में दाखिल करवाने से पहले मैं सिफारिश के लिए एडिक्शन क्योर सोसाइटी के दफ्तर गया था, जहाँ कासिम पहले से सोसाइटी के बानी मोहसिन के साथ बैठा हुआ था। हम दोनों ने ही एक दूसरे को देखा था, लेकिन आपस में बिल्कुल अनजान बन गए थे। अब अगर कासिम को वो मुलाकात याद आ गई तो वो मोहसिन से मिलकर बासानी ये मालूम कर लेगा कि मैं किस मरीज के इलाज के सिलसिले में आया था। उसके बाद वो फौरी तौर पर मेरे और कामरान के ताल्लुक का सुराग लगा लेगा, क्योंकि मैंने कामरान को अपने घर के पते से दाखिल करवाया था। कर्नल साहब के नाम और पते से दानिस्ता गुरेज किया था। ओह, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी कामरान की आयादत है या देखभाल के लिए जाएगा वो कासिम या उसके आदमियों की निगाह में आ सकता है। उसकी तशवीश ज़्यादा आवाज़ उभरी। यह आर्जी एहतियात है, मैंने उसे दिलासा दिया। 2-3 रोज़ में मामलात साफ हो जाएंगे। जहांगीर से गुफ्तगू या मुलाकात के बाद ही मैं किसी नतीजा तक पहुंच सकूंगा। मैं इंतज़ार करूंगी, कोशिश करके रात चक्कर लगा ही लें। गाड़ी की वजह से डैडी को परेशानी तो नहीं हो रही है? कोई परेशानी नहीं है, आपकी ज़रूरियात इस वक्त मुकद्दम है। 6 बजे मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया जहाँ जहांगीर की बीवी गई हुई थी। जहांगीर के बारे में इस्तफसार पर मुझे इंतज़ार करने के लिए कहा गया, और चंद इंसानियों बाद सलमा की ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ रिसीवर में गूंज उठी। डैनी बोल रहा हूँ। ओहो, आज तो बड़ा मुबारक दिन है, क्या आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है? मेरा नाम सुनते ही वो बात काट कर चेखने लगी। आजकल कहाँ गायब हैं आप? इसी शहर में रह रहा हूँ, मैंने संजीदगी के साथ कहा। काराना क्यों छोड़ दिया है? उनके दोस्तों में एक आप ही से मैं दिल की कुछ बातें कर लेती थी और बोझ हल्का हो जाता था। क्या मुझसे कुछ नाराज हो गए हैं? मैं बेढंगेपन से हंस दिया। भला आपसे क्यों नाराज होने लगा? मेरा बस चले तो रोज ही आपके घर के चक्कर लगाता रहूं। बस जहांगीर से मोहतात रहता हूँ। आपके मामले में वो बहुत जोदे हिस्से। किसी दिन कोई तलख बात क्या बैठा तो हमारी बरसों की दोस्ती जाती रहेगी। आप मुझे बना रहे हैं। उसके लहजे में बेयकीनी से ज्यादा खुशी पोशीदा थी। जैसे कुदरत ने दस्ते खास से बनाया हो, उसे मैं क्या बना सकूंगा। मैंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पहली बार उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, क्या जहांगीर अभी तक नहीं इधर आया? शायद नशे की रो में किसी कुत्ते के गले में बाहें डाले बैठे होंगे। उसकी आवाज़ तलख होगी। न जाने वो मुझसे क्यों दूर दूर भागते हैं। मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ। अच्छी और बुरी की बात नहीं। मैंने उसकी कमज़ोर पहलू से फ़ायदा उठाने के बजाय उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, हो सकता है उसकी अपनी कुछ उलझने या कारोबारी परेशानियां हों, तो मुझे एतमाद में क्यों नहीं लेते? अगर मैं उनकी उलझनें दूर न कर सकी तो कम अज़ कम घर की फ़िज़ा में गलत फहमियों के जन्म लेने का इम्कान तो नहीं रहेगा। बाहमी एतमाद की फ़िज़ा रफ्ता रफ्ता और दो तरफा रवैये से जन्म लेती है। मौका मिला तो मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने किस्सा मुख्तसर करने के लिए उसकी बात काट कर नरम लहजे में कहा, खुदा करे कि जहांगीर आपकी बात समझ सके। इस शहर में तो बस एक आप ही मेरे हमदर्द हैं। तलखी के अतदाल पर आते ही उसका लहजा एक मरतबा फिर ज़ुबानी हो गया। इस अनायत का शुक्रिया, मैंने दिल ही दिल में खुद को अहमक महसूस करते हुए कहा। जहांगीर आए तो उसको मेरा दूसरा फ़ोन आने तक यहीं रोक लें। मुझे उससे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मैं घर फ़ोन ही न करवा दूँ आपको, मैं घर पर नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद एक और जगह पहुँच कर फ़ोन करूँगा। मैंने उसे टालते हुए कहा, मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे ठिकाने से वाकिफ हो सके। जहांगीर ने मेरे मकान में आतिशदगी के बारे में सलमा को ना बताकर अक्लमंदी का मुजाहरा किया था, और मैं सलमा की लाइल्मी दूर नहीं करना चाहता था। उन्हें तो फ़ोन करते ही रहते हैं, कभी कभार मुझसे भी मिल लिया करें। उसकी धीमी और सरसराती हुई आवाज़ उभरी, मिलने में दिक्कत हो तो कम अज़ कम फ़ोन ही करते रहा करें। उस घर में मैं खुद को बिल्कुल तनहा और उदास पाती हूँ। मैं कोशिश करूँगा। मैंने गुफ्तगू को इख्तिसार देते हुए सिलसिला मुनक़ता कर दिया। सलमा शक्ल सूरत उम्र और सरापा के एतबार से ऐसी गई गुजरी नहीं थी कि उसे नज़रअंदाज किया जा सके। जिस दिन से वो जहांगीर के साथ कराची आई थी, मैं जहांगीर से अपनी दोस्ती की बुनियाद पर उसके साथ बेतकल्फाना अंदाज में पेश आता रहा था। लेकिन जब जहांगीर की वक्त न वक्त की पुरस्कार सरगर्मियों की बिना पर उन दोनों के दरमियान कदूरत की बुनियाद पड़ी तो सलमा के झुकाव के तेवर कुछ बदलने लगे। लेकिन मैं हमेशा उससे अपना दामन बचाता ही रहा। मेरा अंदाजा था कि वो बहुत ज्यादा जज्बाती थी। अगर जहांगीर उस पर भरपूर तवज्जो भी देता रहता तो कुछ अरसा के बाद वो जिंदगी की उस यकसानियत से उकसा जाती। मुझे अंदेशा था कि अगर मैं उसकी मिल बैठने की दावत कबूल कर बैठा तो कुछ अरसे के बाद वो मुझे अपने गर्दोपेश में भी देखना पसंद नहीं करेगी। ऐसे मरहले पर वो मेरे खिलाफ जहांगीर के भी कान भर सकती थी, जबकि उन दिनों मैं जहांगीर की दोस्ती से हाथ धोने का तसव्वुर भी न कर सकता था। लेकिन अब हालात में एक नुमाया तब्दीली रुमा हो चुकी थी और मेरी तरजीहात में भी रद्दो बदल हो चुका था। तुकीर या A2 खुलकर मेरे सामने आ चुका था और जहांगीर मेरा लाख दोस्त और खैरख्वाह सही, लेकिन उसके दिल में A2 की तरफ से दहशत से जागुज़री हो चुकी थी। फिर हालिया दिनों में तुकीर ने खुद को एक स्याहपोश साए के रूप में जहांगीर पर जाहिर भी कर दिया था। उन हालात में जहांगीर के लिए तुकीर की हिदायत से सरताबी करना नामुमकिनात में से होकर रह गया था। अपने दिल में मेरे लिए तमाम तरह हमदर्दियां रखने के बावजूद अगर वो मुझसे ताउन करने से इनकार कर देता
तो मैं तंजीम से बिल्कुल कट कर रह जाता। मुझे अंदर के मामलात की हवा भी न लगने पाती और यूं मौत बेचने वालों का शराजा बिखेरने का ख्वाब कभी शर्मिंदा तकमील न हो पाता। मैंने महज उन्हीं अंदेशों की बिना पर उस वक्त खिलाफ मामूल पहली बार सलमा की थोड़ी सी हौसला अफजाई की थी। A2 के लिए काम करते हुए मैंने भी चंद ऐसे शोबदों से वाकफियत हासिल कर ली थी कि वक्त जरूरत सलमा से मिलकर जहांगीर के फोन पर होने वाली हर गुफ्तगू सुन सकता था। उस तरह मैं जहांगीर की लाइल्मी में बहुत सी मालूमात हासिल कर सकता था। निस्फ घंटे बाद मैंने होटल की लाबी में लगे हुए पब्लिक फोन बूथ से दोबारा उस नंबर पर फोन किया तो रिसीवर सलमा ही ने उठा और इतला दी कि जहांगीर वहां पहुंच चुका था। तो तुम बेमौत मारे जाओगे। फोन पर आते ही वो दबी दबी हज़ियानी आवाज में बोला था, तुम्हारे गिर्द घिरा बहुत तेजी के साथ तंग किया जा रहा है। तुमने बराह रास्त सामने आकर बहुत भयानक गलती की है। तुम घास खा गए हो। मैं तुरंत लहजे में कहा, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा था कि मैं खुद सामने आने की हमाकत करता। वो खुद ही मेरे घर मेहमान बनकर आ पहुंचा था। रिसीवर पर उसकी तहय्युर अमेज आवाज सुनाई थी। उसका मतलब हुआ कि कासिम ठीक ही कह रहा है। तो क्या A2 तुम्हारा भाई है? कम अज कम अब मैं पूरे व सुख से कह सकता हूँ तुम उसके अताब में आ ही गए हो। वो फोन पर धीमी आवाज में गिगियाने लगा, तुम गैर शादीशुदा हो, मकान तबाह होने के बाद कहीं भी पनाह ले सकते हो, रुपोश होकर उसका मुकाबला कर सकते हो, लेकिन खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ मैं भी बेरहमी के साथ रोन टाला जाऊं। लेकिन हम तीनों तो A2 के खिलाफ एक मुआहदे के पाबंद हैं मेरे दोस्त। मैंने तंजिया लहजे में कहा, उसे भूल जाओ, सब भूल जाओ। वह हज़ियानी अंदाज में बोला, इस वक्त मुझे A2 की शख्सियत और सलाहियत का अंदाजा नहीं था। कल रात मैंने 2.25 घंटे उसके साथ गुजारे थे। वो इस कदर वहशी, सर्द मिजाज और सफाक है कि मुझे हैरत है कि मेरा हार्ट फेल क्यों ना हुआ। उसे मैंने तुम्हारे घर के करीब के MC स्पोर्ट कम्प्लेक्स के फाटक से जरा आगे उतारा था, लेकिन जानते हो उसने रात कहाँ बसर की थी? मेरे घर को आग लगाकर किसी वीराने में जा सोया होगा। मैंने मज़ाकाना लहजे में कहा, तुम्हारे घर में आग लगने की खबर तो मैंने अखबार में देखी। उस वक्त तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। सुबह उसने फोन पर मुझे इतला दी कि वो सलमा के ख्वाबगाह में मौजूद है। तुम्हारे घर में आग लगाकर वो मुसल्ला चौकीदारों की आंखों में धूल झोंक कर मेरे घर में आ घुसा था। फोन की एक लाइन मेरे कमरे में है, दूसरी सलमा की ख्वाबगाह में रहती है। A2 ने उसी को इंटरकाम के तौर पर इस्तेमाल किया था। तुम्हारे लिए डूब मरने का मकाम है कि तुम्हारी लाइल्मी में वो तुम्हारी बीवी की ख्वाबगाह में घुसाया। तुम गधे हो। उसकी खिफत अमेज आवाज उभरी। सलमा तो घर पर ही नहीं थी। तुम्हारा फोन आया, वो घर पर ही मौजूद था। मेरा ख्याल है कि उसने मेरी और तुम्हारी गुफ्तगू लफ्ज ब लफ्ज सुनी होगी। मैं भी इसी डर से मोहतात रहा था। ये बताओ कि अब कहाँ मिल रहे हो? मैं तुमसे न मिल सकूंगा, तुम्हारे लिए कुछ भी ना कर सकूंगा डैनी। वो जल्दी से बोला, तुम मेरे गहरे दोस्त जरूर हो, लेकिन मैं बिला वजह अपनी गर्दन कटवानी पसंद नहीं करूंगा। वो तुम्हारे लहू का प्यासा हो रहा है। उसे किसी भी मिली भगत का शुबा हो गया तो मेरे टुकड़े उड़ा कर रख देगा। तुमसे तो कासिम ही बेहतर है। मैंने उसे छेड़ने के लिए से कहा, लेकिन उसने मेरी बात काट दी। उसके फरेब में भी ना आना। वो दोस्त बनकर दगा देने वालों में से है। उसकी इसरारी आवाज सुनाई दी, उसे भी शिद्दत से तुम्हारी तलाश है। सुबह तक शायद तुम गुलशन इकबाल में कहीं रुपोश थे और जरा सी मोहलत मिलते ही उसे जुल देकर वहां से निकल भागे। तुम्हारे बारे में उसने मुझसे भी पूछगछ की थी। मैंने उसे बता दिया था कि तुम्हारा फोन जरूर आया था, लेकिन मैंने किसी भी किस्म के ताउन से इनकार कर दिया। लेकिन शायद मैं उसे पूरी तरह मुतमिन नहीं कर सका। वो खुद तुम्हारे पास आया था? मैंने सवाल किया। नहीं, फोन किया था। उस वक्त A2 कहाँ था? मेरा ख्याल था कि वो ख्वाबगाह में ही होगा। मैंने एक मुलाजिम के हाथ नाश्ता भिजवाया तो कमरा खाली पड़ा हुआ था। वो जिस तरह आया था उसी तरह हम सब की लाइल्मी में वापस चला गया। तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ कि कासिम तुम्हारे जवाबात से मुतमिन नहीं था? उस वक्त भी सुर्ख करोला बाहर मंडला रही होगी। कमरे से निकलते ही मेरा पीछा शुरू कर दिया गया था। शायद वो कासिम ही का कोई आदमी है और इस तवक्कुम में मेरा ताकुब कर रहा है कि मैं कहीं ना कहीं तुमसे मिलने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा मेरे ताकुब का एक और मकसद हो सकता है। तुम्हारा अंदाजा 100% दुरुस्त है। मैंने पुरजोश ले जाए कहा, यह वही सुर्ख करोला तो नहीं है जिसकी खिड़कियों की शीशे तारीख है? हाँ वही है। पूरी तौर पर उसका जवाब मिला। वो कासिम की कार है। वो खुद तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तुम कम अज कम 20 मिनट बाद घर से निकलना। मैं उसे अच्छी तरह सबक देने का बंदोबस्त करता हूँ। हरगिज नहीं। वो कलाजम बोला, मैं कह चुका हूँ कि तुम्हारी वजह से अपनी गर्दन नहीं कटवाऊंगा। मैं फौरन यहाँ से निकल रहा हूँ। तुमने इस पर हमला करवाया तो वो समझ जाएगा कि मैंने ताकुब का अंदाजा लगाकर यहाँ से फोन पर किसी को कार्रवाई की हदायत की थी। समझने दो तुम पर क्या हर्फ आएगा। मैंने मुसालिहाना लहजे में कहा, तुम्हें क्या मालूम कि सुर्ख करोला किसकी है? तुम उसे किसी दुश्मन की गाड़ी भी समझ सकते हो। नहीं डैनी नहीं, उसने सख्त लहजे में कहा। हालात बदल गए हैं। अब मैं एक लम्हे के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे अपनी चमड़ी बहुत ज्यादा अजीज है। फिलहाल हम दोनों का मफाद इसी में है कि तुम मुझे और मेरी दोस्ती को भूल जाओ। अगर कभी मैं A2 के चुंगल से निजात पाने में कामयाब हो गया तो हम नए सिरे से मजबूत तर बुनियादों पर अपनी दोस्ती की इब्तिदा कर सकेंगे। फिलहाल मैं तुम्हारी किसी तवक्को पर पूरा ना उतर सकूंगा। अपनी बका की जंग तुम्हें तनहा लड़नी होगी। हालात ने इजाजत दी तो मैं बस इतना कर सकूंगा कि किसी दोराहे पर तुमसे आमना सामना हो जाए तो तुम्हें पहचानने के बजाय किसी अजनबी की तरह सर झुकाए गुजर जाऊं और मौजूदा हालात में यह राहत भी न दे सकूंगा। एक दिन में वो दूसरी चोट थी। सुबह कासिम ने आंखें फेर कर मुझे अपनी बेबसी का एहसास दिला दिया था।
और अब बरसों पुराने दोस्त जहांगीर ने अकेला छोड़ दिया था। मैंने मजीद कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया। उस वक्त मेरे दिल में अचानक ही एक आग से भड़क उठी। दिल चाहा कि मैं खुद हीरोइन खरीद कर बिला कीमत मुल्क चप्पे चप्पे में फैला दूं और फिर A2 से पूछूं कि उसकी बादशाहत कहाँ चलती है, वो किस जिन्स की सुदागरी करता है और दुश्मनों को किस बोते पर जेर करता है। लेकिन वो एक लम्हाती उबाल था, एक शिकस्त खोरदा इंसान के वजूद में दहकते हुए इंतकाम के लावे का उबाल, जिसका हकायक से दूर का भी ताल्लुक नहीं था। कोई अंधाधुंध कदम उठाकर मैं खुद अपने दुश्वारियां पैदा कर लेता। बात सिर्फ इतनी थी कि पिछली रात तक मैं शहर में मौत बेचने वालों का मुतलिकुल इनान हुक्मरान था। तुकीर मेरे घर में मुकीम था, मगर फिर भी मेरा सिक्का चल रहा था। फिर चंद लम्हों में मेरे इक्तदार का घरौंदा टूट गया। जो मेरे महकूम थे वो मुझे आंखें दिखाने लगे थे। हाकम मेरे खून का प्यासा हो रहा था, न सिर्फ मेरा बल्कि मेरी साथी के खून का भी तलबगार हो रहा था। उस अचानक इनकलाब पर अगर मैं अपनी अना के आगे हथियार डाल देता तो कामयाबी महज ख्वाब बनकर रह जाती। मेरे जहन में सुल्तान शाह का सुनाया हुआ किस्सा सर उभारने लगा। 20वीं सदी के मुहज्जब इंसान के बारे में गजाला खुशफहमी का शिकार थी। 20वीं सदी में भी पत्थर के जमाने का इंसान सांस ले रहा था, वही खूनी और दरिंदा सिफ्त इंसान जो मौका पाते ही कमजोर को फाड़ खाने पर तुला बैठा रहता था। फर्क सिर्फ इतना था कि 20वीं सदी में मजहब और मुआशरत के नाम पर उस दरिंदे ने अपने चेहरे पर खुशनुमा लेकिन पुरफरेब खोल सजा लिए थे, वरना अंदर वही वहशी मौजूद था। मायूसी के उन लम्हात में मेरे जहन में पैदा होने वाले खला में कुछ फलसफा भी जोर मारने लगा। पत्थर के दौर का इंसान खूनख्वार और खून आशाम था, बस 2-4 के लिए, क्योंकि उसके हथियार भूडे और कम तबाहकुन थे। लेकिन 20वीं सदी का इंसान अपने खुदकार हथियारों और नित नई ईजादात के सहारे कौमों, मुआशरों, बल्कि पूरी नस्ल इंसानी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। मैं होटल से रवाना होकर खरामा 10-12 मिनट में जहांगीर के मकान पर जा पहुंचा। वहां न सिर्फ सड़क पर दूर दूर तक सुर्ख करोला का पता नहीं था, बल्कि जहांगीर के मकान पर भी बेरौनकी का राज था, जिसकी बिना पर मैंने अंदाजा लगा लिया कि उस वक्त तक जहांगीर घर नहीं पहुंचा था। उस मफरूजे के बाद मैंने जहांगीर के ससुराली अजीज के मकान का रुख करने के बजाय वहीं ठहरने को तरजीह दी और एक तनावर दरख्त के नीचे अंधेरे में गाड़ी रोक कर खड़ा हो गया। खुदकार पिस्तौल मैंने जेब से निकाल कर गोद में रख लिया था और ट्रैगर का सेफ्टी केज हटा दिया था। उस वक्त फुर्सत मुयस्सर थी और जहन में ख्यालात की जलगार हो रही थी। ऐसे में सिगरेट नोशी की ख्वाहिश कुछ बेजा भी नहीं थी, लेकिन मैंने खुद ही अपनी उस ख्वाहिश का गला घोंट दिया। वैसे तो मेरी कार अंधेरे का ही जुज नजर आ रही थी, लेकिन दूर से अंधेरे में किसी जुगनू की तरह चमकता हुआ सिगरेट का सिरा देखकर कोई भी उधर मुतवज्जा हो सकता था। दिन के औकात में वो इलाका ना बेरोनक था और ना गैराबाद, लेकिन रात के उन इब्तदाई लम्हात में वहां हर तरफ सकूत ही सकूत फैला हुआ था। वसीओ अरीज हाथों में घिरी हुई कोठियों के मकीन अपने दरो दीवार में मबहूस अपनी दिलचस्पियों में खोए हुए थे और उनके मुलाजमीन शायद उनके तजस्सुस में अपनी हसरतों का हिसाब चुकाने में मशगूल थे। लिहाजा उस वक्त वहां हर तरफ सन्नाटा छाया था। खासे वक्फे से उस सड़क पर 3 गाड़ियां गुजरी और मैं उनके हेडलैम्प की रोशनी में अपनी निशिस्त पर बस कसमसा कर रह गया, लेकिन उनमें से किसी की मंजिल कुर्बो जवार में नहीं थी। लिहाजा मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। लेकिन करीबन 10 मिनट बाद जो चौथी कार आई वो सड़क पर धीमी होकर जहांगीर के मकान के आईनी फाटक के सामने मुड़ गई और उसके हक में आने वाली 5वीं कार वहां से बज़ाहिर आगे बढ़ गई, यक बयक दाहिनी गली में घूम गई। उस कार की अपनी रोशनियों के निकास में मैं बस उसी कदर देख सका कि दाहिनी गली में मुड़ने वाली कार का रंग सुर्ख था। हालात पूरी तरह मेरे सामने थे। जब जहांगीर के मकान के सामने खड़ी हुई कार के पहले ही हार्न पर फाटक खोल दिया गया तो वो कार अंदर चली गई और मेरे लिए अंदाजा लगाना दुश्वार न रहा कि उस कार में जहांगीर शायद अपनी बीवी सलमा समेत घर वापस पहुंचा था। स्याह कार के अंदर जाने के लम्हा भर बाद जब मैं अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके उसे आगे बढ़ाने के बारे में तजब्जुब का शिकार था तो मेरी कार के हेडलैम्प की रोशनी में आगे वाली दाहिनी गली में से सुर्ख करोला बाहर निकलकर जहांगीर के मकान की तरफ घूमती नजर आई और मैंने इस्तरारी तौर पर पिस्तौल हाथ में ले लिया। सुर्ख करोला करीब से गुजरी तो उसमें बस एक ही हेवला नजर आया जो ड्राइविंग सीट पर विराजमान था। मैंने किसी इस्तरारी रद्दअमल के तौर पर मुशाहिदा करते ही पिस्तौल उठाकर गोली ताक दी। एक होलनाक धमाका हुआ और सुर्ख करोला सड़क पर लहराने के बाद सीधी हो ली। शायद मेरा निशाना खता हो गया था। मैंने गियर में डालकर कर्नल की ढांचा कार को वापस घुमाया और सुर्ख करोला के पीछे डाल दिया। चंद सानियों बाद करोला की अकबी रोशनियां मेरी कार के हेडलैम्प की जद में थी। मैंने पुरजोश अंदाज में अपनी कार की रफ्तार बढ़ा दी और दरमियानी फासला तेजी से कम होने लगा, लेकिन उससे कबल के सुर्ख करोला मेरी फायरिंग रेंज में आती दरमियानी फासला चंद सेकंड के लिए तेजी से बढ़ा और फिर मुस्तकिल हो गया। करोला वाले के उस रवैये ने मुझे चौंका दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो महफूज फासला पर रहते हुए ये अंदाजा कायम करना चाह रहा हो कि उसका ताक़ुब कौन कर रहा था। मेरे लिए खुशी की बात सिर्फ इतनी थी कि एक फायर होने के बावजूद उस बेरोनक रहायशी इलाके में मेरी कार के अकबनुमा आईने में सड़क पर वीरानी नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ियां आबाद इलाके को पीछे छोड़कर यूनिवर्सिटी जाने वाली सड़क पर निकल आई। हसन स्क्वायर और राशिद मिन्हास रोड वाले चौराहे से आगे सड़क बिल्कुल तारीक और सुनसान थी। उस आखिरी चौराहे पर बनी हुई पुलिस चौकी पर भी सन्नाटा ही था।
क्योंकि वहां से गुजरते हुए भी 2 कारों की दौड़ अमले के किसी रुकन की तवज्जो हासिल नहीं कर सकी थी। यूनिवर्सिटी से आगे निकलते ही सुर्ख करोला अचानक सड़क के किनारे रोक दी गई। उसके ड्राइवर का वो मंसूबा सोचा समझा था, जबकि मुझे हंगामी तौर पर ब्रेकों से काम लेना पड़ा और यूं रुकते रुकते भी मेरी कार सुर्ख करोला के इतने करीब पहुंच गई कि उधर से किया जाने वाला फायर बोनट के आसपास के किसी हिस्से में जा घुसा। मैंने उजरत के आलम में इंजन बंद किया और दरवाजा खोलकर कार से नीचे उतर गया। शायद मेरे हरीफ की निगाहें बहुत तेज थीं, क्योंकि मेरे नीचे उतरते ही उसकी तरफ से दूसरा फायर हुआ। अगर मैं उस वक्त सीने के बल कच्ची जमीन पर न पड़ा हुआ होता तो गोली अंधेरे के बावजूद मेरे बदन का कोई हिस्सा चाट गई होती।